हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। सो हमने बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, टेलीमार्क्स सब पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपके बनने वाले हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, समांथा विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डाटा ऑन द इंसेक्ट। तो किसका डाटा उन्होंने कलेक्ट किया? इंसेक्ट्स का, कि कौन कौन से इंसेक्ट्स से क्या क्या थे। एंड क्रिकेटर्स सी सो देयर, जो भी उसने देखे वहाँ पर। हेयर इज़ द डाटा सी कलेक्टेड। मिलेट्स थे 6, कैटरपिलर 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3 एंड ग्रासहोपर 2। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ, इसको रिप्रेजेंट करता हुआ। तो अब देखो, इसमें आप अलग अलग ले सकते हो, आप 1 2 3 का भी ले सकते हो काउंटिंग वाइज। मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 0 2 4 6 8 10 12। 2 2 के गैप में आपको पता है कि हमेशा गैप सेम होना चाहिए। ओके, सो मिलेट्स कितने थे? 6, सॉरी माइट्स कितने थे? 6। तो ये आएगा आपका 6 पे, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से आपको कर देना है ड्रॉ। देन कैटरपिलर 10, तो 10 क्या है आपका यहाँ पर है, तो इस तरह से आप इसको कर दोगे ड्रॉ। ये आपके ग्राफ पे है, इस तरह से आपको दोनों चीज़ें बनानी है। देन बीटल्स, बीटल्स कितने थे? 5, तो यानी कि 4 से ऊपर और 6 के नीचे बिल्कुल इसके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका बीटल का। देन बटरफ्लाइज 3 एंड ग्रास होपर कितना था? 2। सो इस तरह से आप जो है ये इनका बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है, पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर 2 आवर्स। सो पूजा ने डाटा कलेक्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो है भोपाल के रेलवे स्टेशन पे जाके कि कौन कौन सी सिटीज़ के लोग जो है टिकट ले रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे का उसका डाटा है ये। सो फर्स्ट जो है, ऊपर सिटीज़ के नाम लिखे हैं, नीचे जो है नंबर ऑफ टिकट्स हैं। विदिशा 24, जबलपुर के लिए 20, सियोनी 16, इंदौर 28 और सागर 16। सी यूज दिस डाटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद हर स्टूडेंट। उन्होंने फिर जो है क्लास में जाकर उसको ड्रॉ किया अपने बच्चों से डिस्कस करने के लिए। बट समवन इरेज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, लेकिन कुछ ने जो है उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या कर दिया है? इरेज कर दिया है, यानी कि साफ कर दिया। जैसे सागर वाले में कुछ आना चाहिए था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबोव द ग्राफ। अब कितनी है विदिशा के लिए? 24, तो यहाँ पर हो गया 24। ठीक है, नाउ राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर के लिए कितनी है? जबलपुर के लिए थी 20, तो ये है आपका 20, ये है आपका 24, ये है आपका 16, ये है 28। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सागर के लिए भी कितना है? 16, और इंदौर सियोनी के लिए भी है 16। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी तो ऐसा ही बनेगा, यानी कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा 16। सो इस तरह से हम जो इस बार को कर सकते हैं कंप्लीट। अब साथ में ही हमें ये वाली लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी रेज हो गई है। अब इस लाइन से क्या हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा नंबर है? जैसे यहाँ पर देखो क्या है? 24, क्योंकि विदिशा के लिए 24 टिकट्स थी। यहाँ पर कितना है? 20। इस लाइन में कितना है? 16। ठीक है, और इस लाइन में अब देखो 4 4 का गैप आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12, देन 8 4 और 0। अब इसके अकॉर्डिंग देखो इंदौर में कितना है? 28। ठीक है, लेकिन 24 तो हमारा यहाँ पर है, तो इसके ऊपर वाला 28 होगा, यानी कि ये जो है गलत है। इसको आपको थोड़ा सा और जो है ऊपर तक ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ तक? जहाँ पर आपका 28 है, तो आपका 28 है यहाँ पर, तो ये होगा इसका सही ग्राफ। तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। सो हमें बतानी थी जबलपुर के लिए टिकट्स, तो वो कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं हम, 20। यहाँ भी लिखा हुआ है 20, सो आंसर विल बी 20 टिकट्स। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ? अब इस ग्राफ के लिए क्या स्केल यूज़ किया गया है? तो अब देखो इन्होंने बोला कि यहाँ के लिए तो 6 बार्स लिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ के लिए कितने लिए हैं? इसके लिए 5, 1 2 3 4 5। तो क्या ग्राफ यूज़ किया है? अभी हमने देखा 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना है? 4 का। सो 1 यूनिट जो है यहाँ पे किसके इक्वल है? 4 के। ठीक है, जो इनके बीच में, एक के बीच में जितना डिफरेंस होगा सबके बीच में सेम होना चाहिए, और जो डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में वही उसकी लेंथ हो जाती है। सो विदिशा 6 यूनिट पर है,
तो 24 है। सो इस तरह से अगर हमें 24 फाइंड आउट करना है, 24 था और 6 बार थे, सो डिवाइड कर सकते हैं हम 6 से। सो 6 4 ज़ा 24। सो 4 टिकट्स या 4 जो है आप वो लेंथ बोल सकते हैं वहाँ पर। सेम जबलपुर के लिए 20 टिकट्स थी। एक जो है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 यूनिट बार वहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 4। सो आंसर क्या आएगा, 4 टिकट्स। नाउ उसके बाद में हमें जो ग्राफ सही से ड्रॉ करना था, तो यहाँ पर ये विदिशा का हो गया आपका 24। देखो अब 2 हो गए हैं यहाँ पर, एक हमने नॉर्मली ड्रॉ किया था जो वहाँ पर दिया हुआ था, अब ये 5 5 के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है। वो 4 वाला था, ये क्या है 0 5 10 15 20 25 30। तो अलग अलग तरीके होते हैं हर एक जो है इसको ड्रॉ करने के या लिखने के, ठीक है। ये हमने किया है 5 के अकॉर्डिंग जो था। अब जैसे यहाँ पर 28 था, यहाँ 16 था, यहाँ 16 था, ये 20 था और ये 24 था, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। एट द स्केल ऑफ द बार प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पर भी हमें करेक्ट नंबर दिखाना है। तो ये जो आपका अब वो जो पहले था उसी के अकॉर्डिंग 0 4 8 12 16 20 24 28 हमें जो ये करेक्ट नंबर यहाँ पर शो करने थे। ओके, सो यहाँ पर विदिशा पे 24 हो गया, जबलपुर में 20, सियोनी 16, इंदौर 28 एंड सागर 16। ड्रॉ द बार ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ में जो है हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, सॉरी या सियोनी और इंदौर और सागर का जो ग्राफ गलत था तो उसे हमने ठीक करके यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट, चाइना लिस्टेड द वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। सो आई थिंक ये चाइना या चीना जो भी है, उनका जो है 9 से 10 बजे तक उसके घर के आसपास से जो भी ट्रांसपोर्ट जाते हैं ना, जो जा रहे हैं बाइक कार ऑटो, उस सब को उन्होंने नोटिस किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं। जैसे बाइक जा रही है तो आप कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसमें बाइक लिखा, कार लिखा, बाईसाइकिल, स्कूटर, और कोई चीज़ है यहाँ पर ऑटो एंड बस, बुलक कार्ट भी गई है तो बुलक कार्ट भी आप लिखेंगे। तो और कुछ नहीं जा रहा। देन उसके बाद में आपको क्या करना होता है, देखना है कौन सी चीज़ कितनी बार जा रही है। जैसे बाइक 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बाइक कितनी हो गई, 13। तो इस तरह से सबको काउंट करके हमें जो है टेबल बनाना है और वो बनेगा आपका इस तरह का। सो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। बाइक 13 है, कार 6, बस 4, ऑटो 8, बाईसाइकिल 8, बुलक कार 2 एंड स्कूटर्स 9। टोटल कितने हो गए, 50। नेक्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट। कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, तो जो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है किसका है, बाइक का। सो आंसर रहेगा बाइक। नेक्स्ट है इफ़ you were there to collect this data how could you do it, write the step on और द प्रोसेस। तो आपको उसका स्टेप और प्रोसेस लिखना है। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे जैसे ऑलरेडी किया है, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। नाउ यू हैव टू रोल अ डाइस 30 टाइम एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। तो आपको एक डाइस लेना है और उसको 30 टाइम जो रोल करना है, ठीक है। एंड जो भी नंबर आए उसको लिखना है कि मैंने 30 टाइम रोल किया और ये नंबर मेरे आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जो आया आपने यहाँ पर लिख दिया। नाउ ये सिर्फ देखो सबका आंसर इसका अलग अलग रहेगा। अब आपको बताना है कौन कितनी बार आया है, देन जस्ट आपको टेली मार्क भी लगाने। अब टेली मार्क हमने क्या किया था, 1 2 3 4 और 5 होगा तो एक कट लग जाएगा। इस तरह से हमें करना है। सो नंबर 1 आपका कितनी बार आया है, 6 टाइम्स, सो फ्रीक्वेंसी हो गई 6। 2 नंबर कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। 3 नंबर 5 टाइम्स। 4 नंबर 4 टाइम्स। 5 नंबर 7 टाइम्स एंड 6 जो नंबर था वो आया 3 टाइम्स। अब इनको आपको टेलीमार्क में भी शो करना है, जो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। सो ये तो हो गए हमारे सारे नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। कौन सा नंबर है जो सबसे कम बार आया, तो कौन सा है, 6 जो है सबसे कम टाइम्स आया है, जो कि आया सिर्फ 3 टाइम्स। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, तो ये देखो 7 टाइम्स कौन सा आया, 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर दैट
अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे कौन से नंबर है जो इक्वल आए हैं, जैसे 2 और 3 कितनी कितनी बार आए हैं, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 and 3। ठीक है, सबका आंसर जो है इसमें अलग अलग रहेगा, सेम जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। Question number 5. Faiz prepared a frequency distribution table of the data of a number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches. सो ये जो है पूरा एक उन्होंने टेबल प्रिपेयर किया है। जैसे 2 मैचेस में उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाए थे, सॉरी विकेट्स नहीं लिए थे। 4 मैचेस में उन्होंने 1-1 जो है विकेट लिया। 6 मैचेस में 2, 8 मैचेस में 3 मैचेस में 4, 5 मैचेस में 5 एंड 1 मैच में 6 और एक मैच में जो है 7 विकेट्स उन्होंने टोटल लिए। वट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिवन, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है। सो द इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन एज ओवरव्यू ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस इन विच ही टुक विकेट फ्रॉम 0 to 7। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने कितने मैचेस में जो हैं 0 से 7 तक के विकेट्स लिए थे। वट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, तो इसका टाइटल क्या हो सकता है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंडिकेटिंग द बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। आप कुछ और लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। वट कोट योर अटेंशन इन द टेबल, सो सबसे ज़्यादा जो है क्या आपकी मतलब इस टेबल में सबसे ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ ने ली। सो बुमराह हैज़ टेकन 3 और मोर विकेट्स इन द मोस्ट ऑफ द मैचेस, कि बहुत कम मैचेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने जो है 2 मतलब एक भी विकेट नहीं लिया है। लगभग सब मैचेस में उन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा इस तरह से लिए हैं। बहुत कम मैचेस हैं जिनमें उन्होंने विकेट्स कम लिए। इन हाउ मैनी मैचेस डज हैज़ बुमराह हैज़ टेकन 4 विकेट्स, कौन से मैचेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। तो कितने मैचेस हैं, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 3 मैचेस में उन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं 4 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, सो 3 मैचेस। नाउ Mayank says if we want to know the total number of wicket he has taken in his last 30 matches, we have to add all 0, 1, 2, 3 like 7. So can Mayank get the total number of wicket in this way? So क्या उसे आंसर मिलेगा। So no। अब क्यों नहीं मिलेगा आंसर, देखो उसका रीज़न क्या है। अब ये क्या है, ये पर मैच है, यानी कि 2 मैचों में उसने एक भी विकेट नहीं लिया। 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें उसने एक एक विकेट लिया। तो 4 मैचेस में एक एक विकेट लेगा, सो 4 1 1, 4 1 1 कितना हो जाएगा 4। 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें उन्होंने 2-2 विकेट लिए। तो 6 मैचेस में 2-2 विकेट लिए हैं, तो पर मैच के अकॉर्डिंग उसके 2 विकेट हो गए। तो 6 मैचेस में टोटल कितने हो जाएंगे 12 विकेट्स। सेम 8 मैचेस में उसने लिए हैं 3 विकेट्स, सो डैट इज़ 24। देन 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें उसने लिए 4 विकेट्स, जो कि ऑलरेडी क्या हो गया 12। और 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें उसने 5-5 विकेट लिए। पर मैच का बताया गया कि एक मैच में उसने इतने विकेट्स लिए हैं। ओके, सो 25 हो गया। देन एक मैच में उसने लिए 6 विकेट्स, सो 6 हो गया। देन एक मैच ऐसा था जिसमें उसने लिए 7 विकेट्स। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। जैसे 6 and 4 10, 10 to 12, 12 and 5 17 and 13, 0 and 3, सो 0 and 3 हो जाएगा आपका कैरी। 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 90 विकेट्स उसने लिए हैं। आप इनको ऐड करके आंसर नहीं बता सकते हैं, बिकॉज़ ये जो यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ये पर मैच के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक मैच में उसने इतने इतने विकेट लिए हैं। अगर यहाँ पर 4 के आगे 1 लिखा है, सो मीन्स जो 4 मैचेस उसने खेले थे, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 4, और 4 में एक ही विकेट नहीं लिया। 4 हर एक मैच में जो है, जो 4 गेम खेले उन चारों गेमों में उसने एक एक विकेट लिया था। सो टोटल हो जाएंगे उसके यहाँ पर 90 विकेट्स। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग द टेबल। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें 0 रन थे, 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें 1-1 था, 6 मैचेस में 2 थे, और 8 मैचेस में जो है 3 थे, 3 मैचेस में 4, 5 मैचेस में 5, 1 मैच ऐसा था जिसमें उसके 6 विकेट्स लिए थे और 1 में 7। देन इन सबको करना है मल्टीप्लाई और फिर कर देना है ऐड। इस तरह से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया। नाउ द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द
नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 डिफरेंट विलेजेस। सो देखो, अब देखो सबसे पहले आपको पिक्टोग्राफ में ये स्केल देखना होता है। पिक्टोग्राफ में एक ट्रैक्टर किसके इक्वल है, 1 ट्रैक्टर के इक्वल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलेज 1 में कितने ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बी में कितने हैं, 5। सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में कितने हैं, 3। एंड ई 1 2 3 4 5 6। ई में कितने हैं, 6। तो ये जो है वो इतने इतने ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके। नाउ ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, किसमें सबसे कम है, विलेज डी में कितने हैं, 3। सो आंसर विल बी विलेज डी। विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर, किसमें सबसे ज़्यादा है, तो किसमें है, विलेज सी में कितने हैं, 8। सो आंसर विल बी विलेज सी। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी, विलेज सी में बी से कितने ज़्यादा हैं। सो देखो विलेज सी में कितने हैं, 8, बी में कितने हैं, 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितने आ गए, 3। सो उसमें उससे कितने ज़्यादा हैं, 3 मोर ट्रैक्टर्स। कोमल सेज विलेज डी हैज़ द हाफ नंबर ऑफ द ट्रैक्टर एज विलेज ई, इज सी करेक्ट। सो विलेज डी, उसने बोला कि विलेज डी के जो ट्रैक्टर्स हैं वो ई के ट्रैक्टर्स के आधे हैं, ठीक है। तो अब देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप इसको कर सकते हो डिवाइड, हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना है, और किसको, जिसके लिए बोला गया। अब इसके 6 हैं, यानी कि 6 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या आंसर आ रहा है, 3। तो विलेज डी के ट्रैक्टर कितने हैं, 3, तो आंसर सही है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जितने ट्रैक्टर इनके पास है उतने यहाँ से कट कर दो, 1 2 3, अब कितने बचे, 3 और बच गए, यानी कि इनके इनसे डबल थे। सो आंसर रहेगा येस। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिस्पाइटेड बाय द पिक्टोग्राफ, और यहाँ पर जो एक लड़की का फेस है डेट इज़ इक्वल टू 4 गर्ल्स, ओके। सो यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर 6 गर्ल्स बनी है तो मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डेट इज़ 24 गर्ल्स, ओके। सेम यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 तो कंप्लीट है, सो 4 4 ज़ा 16, और एक आधी है, आधी का मतलब हो गया कि 2, ठीक है। अगर ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब 4 गर्ल्स हैं, लेकिन अगर आधा फेस बना है तो मतलब आधी गर्ल्स हैं। जितना यहाँ पर दिया हुआ है उसका हाफ आपको करना है, क्योंकि फेस आधा है। अगर फेस आधा हो गया तो जो नंबर उसके सामने लिखा है वो भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना होगा, 2, तो 6 + 2 18। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 और एक गर्ल किसके इक्वल है, 4 के, सो हो गया 20। सेम यहाँ करेंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, और ये भी आधी है, आधी का मतलब हो गया +2, बिकॉज फुल फेस इक्वल है 4 गर्ल्स के। सेम यहाँ पर 4 and 4 2, सॉरी 4 and 4 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ये 4 है, 4 4 ज़ा 16, ये 3 है, सो 4 3 ज़ा 12। ये कितनी है, एक ही है, और एक जो है हाफ है, तो यानी कि 2 डेट इज़ इक्वल टू 6। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, किस क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं, तो किस में है, 8th क्लास में सबसे कम है। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th and 6th। तो क्लास 5th में कितने थे आपके, क्लास 5th में है 10 गर्ल्स, 4 and 4 8, और हाफ ये, तो कितना हो गया 10। ये आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, देखो 2 and हाफ है, सो 2.5 लिख देंगे, एंड देन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आप नॉर्मली करते हो। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो गया, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10, और यहाँ पर एक के बाद डेसिमल था, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, सो एक डिजिट यहाँ काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, और जो आगे वाला नंबर है वो आपका आंसर रहेगा। क्लास 6 में कितनी गर्ल्स थी, 4 गर्ल्स थी, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। अब डिफरेंस निकालना है तो 16 - 10, आंसर क्या हो जाएगा, 6। इफ़ 2 मोर गर्ल्स वर एडेड इन क्लास 2, तो ग्राफ किस तरह से चेंज होगा, अगर इसमें 2 लड़कियां और ऐड कर दी जाए। तो देखो हाफ फेस किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है, 2 गर्ल्स के इक्वल है, और हमें 2 और ऐड करनी है, तो मतलब हमें हाफ फेस और ऐड करना है। तो ये वाला जो फेस है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट फेस। नेक्स्ट है, हाँ, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं, सो 3 आपकी पिक्चर्स बनी है, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, तो कितनी गर्ल्स हो गई वहाँ पर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है,
Mudhol Hounds, a type of breed of Indian dogs, are largely found in North Karnataka, Bangalkote and Vijayapura district. The government took the initiative to protect this breed by providing them to those who adopted these dogs. Due to this initiative, the number of these dogs increased. The number of Mudhal dogs in 6 villages of Karnataka are like विलेज ए में 18 है, 2 में बी में 36 है, सी में 12 है, डी में 48 है, ई में 18 है एंड एफ में 24। तो इनके लिए करना है आपको एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर, जो हमने कर दिया इस तरह से 1 डॉग इज इक्वल टू 6 डॉग्स। ओके, सो यानी कि अगर यहाँ पर 3 डॉग्स हैं तो मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6 और आंसर विल बी 18। तो विलेज ए में कितने डॉग्स हो गए 18। सेम यहाँ पर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 डॉग्स एंड मल्टीप्लाई इट विद 6 तो 36 डॉग्स। और 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पिक्चर है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 6 डॉग्स। ये 2 है सो 6 इंटू 2 12 डॉग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 6 48 डॉग्स। 6 इंटू 3 18 डॉग्स एंड 4 इंटू 6 24 डॉग्स। ठीक है, बिकॉज 1 पिक्चर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 6 डॉग्स के। नाउ वट विल बी ए यूजफुल स्केल, तो इसके लिए यूजफुल स्केल क्या होगा, तो 1 डॉग जो है 1 डॉग हमारा 1 पिक्चर ऑफ डॉग है डेट इज इक्वल टू 6 डॉग्स। अगर हम उसको 6 डॉग के लेकर चलेंगे इक्वल तो सबसे यूजफुल जो है स्केल इसके लिए रहेगा। हाउ मैनी सिम्बल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी, तो विलेज बी के लिए आपको कितने डॉग्स लगे हैं यहाँ पर 6, तो आंसर विल बी 6। कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ डॉग इन विलेज बी में कितने हैं 36 डॉग्स हैं एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। सो देखो विलेज बी में आपके कितने डॉग्स थे, विलेज बी में आपके 36 थे और विलेज डी के हैं 8। ठीक है, मतलब ये सिंबल्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो विलेज बी में आपके 6 सिंबल्स हैं और विलेज डी में 8 सिंबल्स है, दोनों को आपने ऐड किया 14 डॉग्स हो गए। अब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 84 डॉग्स के लिए। बाकी विलेजेस में कितने कितने हैं, एक में 3 है 2 3 4 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 72। सो आंसर क्या रहेगा, सो यस जो उसने बोला वो सही है। देखो यहाँ पर पहले क्या किया है, सिर्फ सिंबल्स को ऐड किया है। सो जितने सिंबल्स थे जैसे विलेज बी और डी के जो सिंबल्स थे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिंबल्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। सेम इसी तरह से बाकी जो विलेजेस बच गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 की मल्टीप्लाई कर दी 6 से। सो इससे क्या पता चलता है कि जो ये वाले हैं ये क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी के विलेजेस से विलेज बी और डी के डॉग्स ज़्यादा हैं और वही वो बात बोल रहे थे, तो डेट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, कि बच्चे जो कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। प्लेइंग 45 है, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 और पेंटिंग के लिए 15। अब इसके लिए आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें इन्होंने दे दिया 1 यूनिट जो है 5 स्टूडेंट के इक्वल रहेगी। सो 1 यूनिट जो है 5 की इक्वल है तो हम 5 वाला लेके चलेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, देन हमें ये भी बताना है विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग के अलावा कौन से उन्होंने प्रेफर की है। सो प्लेइंग के लिए कितना था 45, तो ये हम 45 तक बनाएंगे। देन रीडिंग स्टोरी बुक्स कितना था 30, वॉचिंग टीवी 20 एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक 10 और उसके बाद में पेंटिंग थे 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो सबसे प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ थी प्लेइंग के अलावा जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली एक्टिविटी कौन सी थी, रीडिंग स्टोरी बुक्स को पढ़ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैम्पलिंग इन द स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा हम ये काम करेंगे। डिटेल ऑफ द सैम्पलिंग दे प्लांट आर बिलो। सो इस तरह से उन्होंने ये सारी सैम्पलिंग की। पहले तो हम देख लेते हैं। अब देखो ये 60 से ऊपर है और 70 से नीचे है तो थोड़ा सा ही ऊपर, तो हम 64 63 2 लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ पर है, सो 0 10 20, ये आपका 30 है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं तो इनको मैं इस तरफ लिख देती हूँ।
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, इस तरह से हम जो इन्हें लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए इनको काउंट करना। और 80 के लिए आई थिंक ये ऊपर वाला होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है जो इस तरह से ये सब ऊपर नीचे हो चुके हैं। सो फर्स्ट है आपका यहाँ पर मंडे। मंडे को कितना हो गया है यहाँ पर 50 से ऊपर है तो 51, 2 के आसपास आप कर सकते हो। ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे को आपको ये वाली लाइन है डेट इज़ इक्वल टू 40, तो यहाँ पर 40 का हो गया। वेडनेसडे को ये वाली लाइन है 30, देन थर्सडे को भी 40 एंड फ्राइडे के लिए ये वाली लाइन आ रही है आपकी 50। सिर्फ आपको जिस लाइन को मैच करना, उस पर जो नंबर लिखा है वो लिख देंगे एज इट इज़। सैटरडे का है आपका 60 एंड संडे के हैं आपके 40। ओके, नाउ द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे एंड थर्सडे में कितनी प्लांटिंग हुई, सो 30 एंड 40, सो 30 प्लस 40 हम कर देंगे, कितना हो गया 70। द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द वीक, होल वीक इज, टोटल कितनी हुई, सो पहले 50, 40, 30, 40, 50, 60, 40 सबको करना है ऐड। सो आंसर कितना आ जाएगा 312 सैम्पलिंग। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग वर प्लांटेड, सबसे ज़्यादा किस दिन प्लांट हुई है, सैटरडे के दिन, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका सैटरडे। एंड द लिस्ट, सबसे कम किस दिन प्लांट हुई है, वेडनेसडे को, सबसे कम हुई है 30, सो वो आ जाएगा वेडनेसडे। Why do you think that in the case why were more sampling planted on certain day of the week and less on the other, कि कुछ दिनों में जो है सबसे ज़्यादा प्लांटिंग हुई बाकी में नहीं। कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और रीज़न, क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या रीज़न हो सकता है या क्यों हो सकता है। सो मे बी वीकेंड माइट हैव बीन लेस बिजी फॉर प्लांटिंग और दे माइट हैव बीन अदर एक्टिविटीज़ प्लांट फॉर दोज डेज। हो सकता है वीकेंड पे उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ हों, वो दूसरा काम कर रहे हों, इसलिए शायद उस दिन कम हो, लेकिन फिर भी सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा हुई है, तो हो सकता है कि वीकेंड पे उन्होंने ज़्यादा भी की हो। तो आंसर आपका इसमें अलग अलग रह सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली between 1900 and 1970. Project Tiger was launched in 1973 to track and protect tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tiger in India was tracked. उसके बाद जो है जो नंबर ट्रैक हुआ था उसके बाद में वो बात कर रहे हैं कि एकदम से टाइगर नीचे जाने लगे, देन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग रूल और प्रोजेक्ट लेकर आए गए. Sagufta and Divya looked up information about the number of tiger in India between 2006 and 2022 in 4-year interval. They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data. But there was a few mistake in the graph. Can you find those mistake and fix them? तो यहाँ देखो. So 2006 में कितना दिया है इन्होंने 1400 दिया है और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने तो 1000 से भी नीचे दिया है, जबकि ये आना चाहिए आपका यहाँ पर. सो इस तरह से आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है 2010 में है 1700. सो 1700 ठीक है, 1400 से आगे है, गुड. नेक्स्ट है 2014 में 22. तो इसमें 22 है, इन्होंने क्या किया, ये तो बहुत आगे तक पहुँचा दिया इन्होंने. सो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं पीछे, बिकॉज 2200 तक है. ओके, यानी कि आपका ये वाला रहेगा सिर्फ यहाँ तक. नेक्स्ट है 2018, 3000 है उस टाइम पर, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 की लाइन तक लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो जो जो चेंजेस है वो हम यहाँ पर इसी ग्राफ में मैं कर रही हूँ, आप दूसरा ग्राफ इसका जैसे इसमें बना हुआ है वैसे बना लेंगे. नेक्स्ट है 2022 में 3700. सो डैट इज़ करेक्ट. तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. यहाँ से इसको आपको करना पड़ेगा छोटा, बिकॉज इतना पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट है. सो जो भी है वो ग्राफ में लेस शो हुआ है, यहाँ पर जो है ज़्यादा दिखा दिया ग्राफ में और लास्ट वाले में भी लेस दिखाया गया. तो इस तरह से आपके ये वाले सारे हो जाते हैं कंप्लीट. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ सजेशन वगैरह कुछ दिया है, ग्राफ्स के बारे में बताया गया है. लाइक pictographs, bar graph give a nice visual way to represent data. They represent data through equally spaced bars, each of equal width, where the length or heights give frequencies of the different categories. तो इनमें बार इक्वल होते हैं एंड साथ में उसको लेंथ एंड हाइट को आप फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं. Each category is represented by a bar where the length or height
डिपाइट्स द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोस्ट, क्वांटिटी, इस तरह से अलग अलग जो है आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं. द बार हैव यूनिफॉर्म स्पेस between them to indicate that they are free-standing and represent equal categories. The bar help in interpreting data much faster than a frequency table. Easily हम बता सकते हैं और frequency के से ज़्यादा faster है. By reading a bar graph, we can compare frequency of different categories at a glance. हम एक ही बार में देख के बता सकते हैं कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा, कितनी कम है. ठीक है. वी मस्ट डिसाइड द स्केल, और इसके लिए हमें स्केल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट और 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, 200 रुपीज़. फॉर अ बार ग्राफ ऑन द basis of the data including the minimum and maximum frequencies so that the resulting bar graph fits nicely and look visually appealing on the paper and poster we are preparing. सो बार ग्राफ इसी तरह से होना चाहिए ताकि हम इजीली उसको प्रिपेयर कर पाएँ या देखने में भी वो अच्छा लगे. द मार्किंग ऑफ द यूनिट लेंथ एज पर द स्केल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और हमेशा किससे शुरू होना चाहिए, वो ज़ीरो से शुरू होकर आगे तक जाएगा. नाउ आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक consideration. In addition to the step described in previous section, there are also some other more artistic जो है aspects भी हैं इसके. One can consider when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective. First, when we making a visual presentation of data such as pictograph or bar graph, it is important to make it fit in the intent space. This can be controlled, example by choosing the scale appropriately as we have seen earlier. It is also desirable to make the data presentation visually appealing and easy to understand so that the intent audience appreciate the information being conveyed. सो यहाँ पर सिर्फ यही बात हो रही है कि पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ जब भी बनाया जाता है तो ऐसा होना चाहिए कि जो आपको स्पेस दिया गया है वो उसमें कंप्लीट हो जाए. देन जो भी आप स्केल यूज़ कर रहे हो वो भी सही से यूज़ होना चाहिए ताकि जो भी आप डाटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट करना चाह रहे हो, जो उसे देखने वाले हैं वो उसे एक ही बार में पता कर ले कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है. अब जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है टोलेस्ट माउंटेन और ऑन ईच कंटिनेंट. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पर जो है अलग अलग माउंटेन्स दिए हैं जिनकी लेंथ और जो है मतलब हाइट जो है इतनी है. हाउ मच टॉलर इज़ माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट जो है कितना टॉलर है, माउंट कंचनजंगा. सो इससे ये कितना जो है टॉलर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जब भी हमें देखो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करके हम देखते हैं. 0266. ठीक है. नाउ माउंट देनाली एंड माउंट किलिमंजारो वेरी डिफरेंट इन हाइट, और इन दोनों का भी जो है डिफरेंट बहुत है हाइट में. दिस इज़ नॉट एन सो इजी क्विक डिसर्न फ्रॉम अ लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स. तो अगर हम बड़े बड़े नंबर्स बना देंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए करना. एज वी हैव सीन अर्लियर वी कैन कन्वर्ट द टेबल ऑफ नंबर इनटू अ बार ग्राफ. तो हम इसको बार ग्राफ में भी जो है चेंज कर सकते हैं. एज शोन ऑन द राइट हेयर ईच वैल्यू इज ड्रॉन एज हॉरिजॉन्टल बॉक्स. There are no longer shorter depending on the number they represent. This make it easier to compare the height of all these mountains at a glance. So अब देखो इजीली हम बता सकते हैं. यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एशिया. तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, किसकी हाइट छोटी है, किसकी जो है किससे कितनी छोटी है. तो ईजिली जो है आप बता सकते हैं. However, since the boxes represent heights, it is better and more visual appealing to rotate the picture. अगर आप इसको रोटेट करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से वो दिखेगी. So that the boxes grow upwards, ताकि ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएं. तो हम easily find out कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है. A bar graph with vertical bars is also used a column graph. Called a column graph. तो vertical bar जो होता है उसे हम column graph भी बोलते हैं. Columns are the pillar you find in a building that hold on the graph. तो column जो एक पिलर की तरह होते हैं जो उनको पकड़ के खड़े हुए हैं. Below in the column graph for our table of tallest mountain, from this column graph it is become easier to compare and visualize heights of the mountain. तो ये और भी easy हो गया पहले वाले से. ठीक है. तो ये vertical graph था आपका. In general, it is more intuitive, suggestive and visually appealing to represent height that are measured upward from the ground. तो मोस्टली हम जो है इसी तरह एक ग्राफ यूज़ करते हैं जो इस तरह से ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं.
using bar graph that have vertical bars or columns. Similarly, length that are parallel to the ground, distance between location on earth, are usually best represent using bar graph with horizontal bars. तो इसके साथ आप जो horizontal bar सबसे ज़्यादा या अच्छे से यूज़ होता है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. Now, question number 1. If you want to visually represent the data of the heights of the tallest person in the each class in your school, would you use a graph with vertical bars or horizontal bars? तो देखो यहाँ पर लिखा है वर्टिकल ग्राफ या वर्टिकल बार्स मैं यूज़ करूँगी. अब आपका जो है सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है. जिसको जो ग्राफ सबसे अच्छा लगता है या जो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल, आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं, वो ग्राफ के बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट है, इफ़ यू आर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन ईच कंटिनेंट एंड देयर लेंथ्स, वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल? सो इसके लिए जो है हॉरिजेंटल बार हम यूज़ करेंगे और इसका जो है हम साथ में ग्राफ भी जो है यहाँ पर बना के देख रहे हैं. अब देखो कौन कौन सी रिवर है. फर्स्ट है नील 6650. अमेजन साउथ अमेरिका जो सबसे जो है कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो 6400. यांतजे 6300. मिसिसिपी मैसूरी में है जो रिवर नॉर्थ अमेरिका 3730. वोल्गा रिवर 3690. म्योरी डार्लिंग रिवर 2375 एंड ओनेक्सी रिवर 40. सो ये जो इनकी लेंथ हो गई. नाउ अब आपको इसका ग्राफ भी हम दिखा देते हैं. तो इसके ग्राफ के लिए हमने स्केल लिया है 1000 का. ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000, तो हमारा है 1000 का. ओके, नाउ फर्स्ट हमारी जो 6000 कुछ थी तो हमने यहाँ तक लेकर आए हैं उसे. देन उसके बाद जो हमारी दूसरी रिवर थी अमेजन रिवर, वो भी 6000 कुछ थी लेकिन इससे छोटी है, तो उसके लिए ये वाला हो गया. देन एशिया में जो रिवर थी वो भी 6000 कुछ था. देन उसके बाद आपकी 3900 800 कुछ थी. देन सेम इसी तरह से, और लास्ट वाली भी. और अंटार्कटिका वाली बहुत छोटी थी, 40 कुछ था उसका. ठीक है, 40 था ना उसका लेंथ. तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर इतना छोटा सा बनेगा, बिकॉज यहाँ पर 1000 का गैप है, 100 का नहीं है, इसीलिए 40 को बहुत छोटा सा बनाया गया है. इस तरह से आप जो इसका ग्राफ वगैरह सब बना सकते हैं. अब आगे वाला पार्ट कर लेते हैं. Infographic. When data visualization such as bar graph are further beautified with more extensive artistic and visual imagery, they are called information graphic or infographic for short. तो और भी ज़्यादा जो है उसमें आर्टिस्टिक चीज़ें या विजुअल इमेजरी डाली जाती है तो उसको इन्फॉर्मेशन ग्राफिक भी बोला जाता है. The aim of infographics is to make use of attention attracting and engaging visual to communicate information even more clearly and quickly in a visually pleasing way. So इसमें क्या होता है, अगर देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी होगी, देखने में अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा लोगों को इंगेज कर पाएगी. ठीक है, ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. वो ही काम यहाँ पर इन्फोग्राफिक करता है. As an example of how infographic can be used to communicate data even more suggestively, let us go back to the table about listing the tallest mountain on each continent. हमने अभी टोलेस्ट माउंटेन का देखा था, हमने बार ग्राफ यूज़ किया था. वी ड्रू अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स rather than horizontal bar to be more indicate of mountains, ताकि indicative of mountains, ताकि mountains को थोड़ा अच्छे से हम दिखा सकें. But instead of rectangles we could use the triangles. हम rectangles की वजह triangles भी तो यूज़ कर सकते हैं जो कि mountains की तरह ही लगे. इससे क्या होगा, तो और थोड़े से उसमें कलर ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा, हमारा रिजल्ट बनेगा ये. तो ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना. While this infographic might look more appealing and suggestive at a glance, और ये बहुत अच्छा दिख रहा है पहली बार देखने में, it does have some issues. The goal of our bar graph earlier was to present the height of various mountains using bars of the appropriate height but the same width. अब देखो इसमें क्या है, उसमें क्या था कि width सेम है लेकिन उनकी हाइट अलग अलग है. The purpose of using the same width was to make it clear that we are only comparing the height. अब उसमें हम क्या कर रहे थे, इक्वल हाइट ये जो विड्थ थी ये सबकी सेम थी. इसका मतलब क्या था कि हम सिर्फ जो है हाइट को मेजर कर रहे हैं, किसी और चीज़ को नहीं. लेकिन यहाँ पर तो ये देखो इनकी विड्थ भी चेंज होती जा रही है, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है ना. However, in this infographic, the taller triangles are also wider. जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा वो नीचे भी सबसे बड़ा होगा, वाइड होगा. और
आर टोलर माउंटेन्स ऑलवेज वाइडर, क्या सारे के सारे जो बड़े माउंटेन्स होते हैं, लंबे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, क्या वो नीचे से इतने वाइड होते हैं? द इन्फोग्राफिक इज इम्प्लाइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी मिसलीडिंग एंड मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है? अब इसकी वजह से हमें क्या लगेगा, हम इसको देखेंगे कि जो जितना बड़ा आपका माउंटेन होगा वो नीचे से उतना ही वाइड होगा। तो इस तरह से कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, मिसलीडिंग चीज़ें चली जाती हैं, जो क्या कई बार सही भी होती है और कई बार नहीं भी होती हैं। Sometime going for more appealing pictures can also accidentally mislead. So इसी तरह की जो हैं चीज़ें कई बार mislead भी कर देती हैं। Taking this idea further and to make the picture even more visual, stimulating and suggestive, we can further change the shape of the mountains to make them look even more like mountains and add other details while attempting to preserve the heights. For example, we can create an imaginary mountain range that contains all the mountains. तो अब देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इमेजनरी माउंटेन रेंज भी जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इज़ द इन्फोग्राफिक बिलो बेटर देन द कॉलम ग्राफ? तो ये जो हमने अभी पढ़ा, क्या ये कॉलम ग्राफ से ज़्यादा अच्छा है? विद रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ इक्वल विड्थ, जो हमने रेक्टेंगुलर कॉलम में देखे थे। देखो देखने में तो यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। द माउंटेन लुक मोर रियलिस्टिक बट इट इज़ द पिक्चर एक्यूरेट? ठीक है, माउंटेन जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या एक्यूरेट पिक्चर है? तो हाइट की एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन नीचे से वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एवरेस्ट अपीयर टू बी ट्वाइस एज टोल। अब देखो माउंटेन रेंज ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर। अब क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि जो एवरेस्ट है वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा डबल से भी ऊंचा है, लेकिन इतना तो नहीं है ना, सिर्फ 2000 है, उतना ही कुछ है। तो इस तरह से भी अगर हम करेंगे, ये भी क्या है, इन्फोग्राफिक है, अलग से यूज़ किया है ना उसको भी। और ये वाला देखो कितना छोटा बना दिया, तो ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब अगर वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 4 6 4 2 की 2 से, so that is 8 16 13 11 11,362. While preparing visual appealing presentation of data, we also need to be careful that the picture we draw do not mislead us about the facts. So हम इसको इन्फोग्राफिक को यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिव भी लगता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कभी भी ऐसी पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है या ऐसा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना जो मिसलीड दे, मिस इन्फॉर्मेशन दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे। इन जर्नल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन मेकिंग और रीडिंग इन्फोग्राफिक। तो हमेशा जो है जब भी इन्फोग्राफिक हो तो आपको एक्चुअल में चीज़ों को देखकर उसके बाद ही वो ग्राफ को ड्रॉ करना है, सो डैट वी डू नॉट मिसलीड आवर इंटेंट ऑडियंस एंड सो डैट वी आवर सेल्स आर नॉट मिसलीड। ताकि ना तो हम अपनी ऑडियंस को, जिसको इसके बारे में बता रहे हैं, उनको मिसलीड करें और ना ही खुद इसकी वजह से मिसलीड हों। अब हम आपके समरी पॉइंट्स, फैक्ट्स, नंबर, मेजर्स जो भी आपको दिए होंगे वो क्या है, इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जो आपके पास डाटा है, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, डाटा। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबल बनाकर भी बना सकते हो, टैली मार्क्स से भी उसको आप इजीली बता सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो है, जो वैल्यू कितनी बार आई है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 जो है 6 टाइम आया है तो वो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। पिक्टोग्राफ क्या है, रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी विच मे बी 1 और मोर देन 1, दिस इज कॉल्ड अ स्केल। सो पिक्चर जो है हमेशा कोई ना कोई चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और कई बार एक पिक्चर का स्केल होता है सिंपली एक, जिसमें एक पिक्चर का मतलब 1 भी हो सकता है और एक पिक्चर का मतलब 10 भी हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा वहाँ पर लिखा होता है, सेम बार ग्राफ की तरह। बार ग्राफ है बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ होती है, एक जैसे होते हैं। लेंथ और हाइट जो है इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है। द स्केल दैट इज यूज्ड इन कन्वर्ट लेंथ एंड हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेन मस्ट अगेन बी स्पेसिफाइड, तो उसको स्पेसिफाई करना होता है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल फॉर अ पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ इज इम्पोर्टेंट। हमेशा जो सही स्केल है पिक्टोग्राफ के लिए, बार ग्राफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप इफ़ेक्टिवली कन्वे कर पाएँ, बता पाएँ जो आपका डाटा है, और उसको साथ में विजुअली अपीलिंग भी कर पाएँ। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इस इफेक्टिव एंड विजुअल अपील, सच एज हाउ कलर्स आर यूज्ड, कलर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, पिक्चर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या उनको किस तरह से आप और भी अच्छा बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार कैसे यूज़ कर सकते हैं। दीज एस्पेक्ट कोरस्पॉन्ड टू आर्टिस्टिक, जो आर्टिस्टिक हमने अभी ग्राफ के बारे में पढ़ा वो सब है।
However, making visual representation of data too fancy can also sometimes be misleading. और कई बार जब हम चीज़ों को ज़्यादा ही एक्सपोज कर देते हैं, ज़्यादा ही उनको फैंसी बनाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए. By reading pictograph and bar graph accurately, we can quickly understand and make इन्फ्रेंसेस अबाउट द डाटा प्रेजेंटेड. और जो पिक्टोग्राफ या बारग्राफ में अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे या देखेंगे तो हम ईजिली बता सकते हैं कि इस ग्राफ में किसके बारे में बात की गई है और हम ईजिली समझ सकते हैं. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.